So hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो आज हम एक नए सवाल के साथ आए एंड यस ये सवाल एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा हाई फाई चीज नहीं है और बिल्कुल अप टू द मार्क है फॉर द एडवांस पर्पस। बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीजें आपको थोड़ा कम यूज टू होते हैं बच्चे इन इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है अगर हम समझने की कोशिश करें। तो मेरा कोशिश यही है कि इस वीडियो के थ्रू आपको इस टॉपिक के साथ थोड़ा सा यूज टू करूँ, आपको चीजों को समझाऊं कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं। बिकॉज हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह जो भी चीजें उसको याद रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाता है कंजर्व, इसमें नहीं हो जाता है। थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो की तरफ। सारी चीजों का डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पहले तो आप क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लीजिए एंड यस अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप सी फ्रेम वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाकर उसे देख कर आए, फिर इस वीडियो को ओपन करें। बिकॉज इस वीडियो में जो चीजें यूज होने वाली हैं वो बिल्कुल सी फ्रेम से रिलेटेड ही है। तो हम आगे आते हैं और चीजों को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर सोल्यूशन वाले पार्ट पर आएंगे। हाँ, तो ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये पाथफाइंडर एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पल्स मोमेंटम चैप्टर का। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे बुक का बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत प्रॉपर, बहुत नॉर्मल सा सवाल है बट यस अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है। और ये पाथफाइंडर की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा बुक है। और जो मार्केट में अफवाह फैला हुआ है कि ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, चीजें इधर आती हैं उधर आती हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ये चीजें कर रहे हैं तो और उनके साथ कर रहे हैं, आपको आंसर बताने के लिए कोई है, कोई भी आपको कैसे भी आंसर नहीं टिका रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो आपके कंसेप्चुअल थिंकिंग के लिए, आपको फिजिक्स समझने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट बुक है। ये एक ये मुझे करने के बाद समझ में आया, कुछ क्वेश्चन देखने के बाद। और तब मुझे सब कुछ देखने के बाद मैं एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि देखी देखी बात नहीं है, सुनी सुनी बात नहीं है कि यस ये बुक बेकार है, इसमें रेलेवेंट चीजें होती हैं। बहुत ही अच्छी बुक है बट यस अगर आप एक ड्रॉपर हैं या फिर आप 12th पे हो, जैसा भी केस है, तो खुद से करने लायक बुक थोड़ी सी कम हो सकती है। बट अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट, एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो आप खुद से भी कर लोगे बहुत सारे सवाल। ठीक है, बिकॉज वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझाई गई होगी तो ये बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जनरली हर बुक में होते हैं, तो वैसा इस बुक में भी कुछ है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप देख सकते हैं, इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। ओके, तो सोल्यूशन पार्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको समझाना चाहूंगा कि होता क्या है ये सारी चीजें। बिकॉज यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे थे, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखा है। और ये वर्ड्स अगर देखें तो पहला वर्ड है पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये डिफॉर्मेशन कब हो रहा है, फिर आप बोल सकते हो फिर रिफॉर्म कब हो रहा है, ये डिफॉर्म हुआ है फिर रिफॉर्म होने वाला है। बहुत सारी चीजें इसमें बनी होती है, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसी चीजें होती है। तो जब भी आप मान लो दो बॉडी टकरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है। ग्राउंड फ्रेम से ये कैसे भी चल रहे हैं, वी डोंट नो कि ग्राउंड फ्रेम से कैसे चल रहे हैं, अभी हम उसके ऊपर कंसर्न उतने हैं भी, बट चलो मैं बना रहा हूँ। ग्राउंड फ्रेम से ये किसी U1 की स्पीड से चल रहा है और ये किसी U2 की स्पीड से चल रहा है, ये किसी U1 की स्पीड से चल रहा है इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में ये कुछ ऐसे चल रहे हैं। बट इसके बाद अगर हम देखें तो इसी को अगर मैं इनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखूं तो आप समझ रहे होंगे कि सी सी फ्रेम जो है वो किसी VCOM से चल रहा होगा आगे। बिकॉज सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जब ये टकराएंगे कुछ भी होगा तो ये VCOM की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। तो एक इनर्शियल फ्रेम है इस पर्टिकुलर केस में, एक इनर्शियल फ्रेम है।
और अगर ये एक इनर्शियल फ्रेम है तो इसके अबाउट हमें पता है कि बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से देखने को मिलने वाली है। तो V1C ऐसा दिखेगा, तो V2C कुछ ऐसा दिखेगा, जिससे कि M1V1C और M2V2C ये आपस में इक्वल हो गए, और ये किसके इक्वल हो गए, म्यू टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। व्हाट इज म्यू? इट इज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, जिसको आप प्यार से रिड्यूस मास चलाकर बोलते हैं। बट यस, काम की चीज है, आपको याद रखना है, रिड्यूस मास इज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ऐसी कुछ चीजें हो रही है, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये चीज हम बहुत पहले भी समझ चुके हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब मैं सारी चीजों को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूँ, बट अभी आप चीजों को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखो। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो और दूसरा पार्टिकल भी इधर जा रहा है, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है कि मोमेंटम दोनों सिस्टम का नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो एक अगर m इंटू V1C से इधर आ रहा है तो m इंटू V2C से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, जिससे कि दोनों इक्वल ऑपोजिट होके नेट मोमेंटम सिस्टम का अबाउट सेंटर ऑफ मास ये जीरो बन जाए। ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ से बात शुरू होती है कि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या देखने वाले हो। तो हम पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक मास है, ये मेरे पास दूसरा मास है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ये इसकी तरफ अगर ऐसा जा रहा है तो ये इसकी तरफ इस डायरेक्शन पे आ रहा है। ये बात हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझते हैं, ये बात हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझते हैं। तो अगर मान लो ये U1 की V1C किसी भी स्पीड से आ रहा है, तो अब क्या होने वाला है, ये दोनों बॉडी टकराएंगे, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम में भी ये टकराने वाले थे। बट अलग, जैसे भी टकरा रहे थे, कैसा भी दिख रहा था वो मैटर नहीं करता। अभी आप सारी चीजें CM फ्रेम से समझेंगे। ये दोनों मास टकरा रहे हैं, अब CM फ्रेम में ऐसे टकराए, और अब टकरा के ये दोनों के एक दूसरे के शेप को चेंज करेंगे, दे विल डिफॉर्म ईच अदर। तो ये यहाँ पर जैसे मान लो दो स्पॉन्ज की बॉल है, ऐसे मान लो एक सॉलिड बॉल है, एक स्पॉन्ज की बॉल है, तो ये इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करता जा रहा है, करता जा रहा है, डिफॉर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता जा रहा है। तो ये आप लेफ्ट वाले बॉल पे फोकस करो, ये बॉल, ये जो बॉल है छोटा बॉल, इस लेफ्ट वाले बॉल के अंदर इसको कंप्रेस करता जा रहा है, करता जा रहा है, खुद भी कंप्रेस हो रहा है, ध्यान रखेंगे। सॉलिड की बॉल मैंने एग्जांपल दे दिया, कम कंप्रेस होगा जो भी चीज है, तो ये डिफॉर्म होता गया, ये बॉडी डिफॉर्म होता गया। एंड फाइनली आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जब ये इनिशियली डिफॉर्म हुआ था, आप खुद एग्जांपल से समझ सकते हैं, इतना डिफॉर्म हुआ था, तो ये रिस्टोरिंग जो फोर्स लगा रहा है ये कम होगा, ये बाहर वाला रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा। बट जब ये थोड़ा ज्यादा डिफॉर्म हो गया होगा कुछ ऐसा, तो अभी इसका रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया है। तो जैसे जैसे ये कंप्रेस होता जा रहा है, ये बाहर रिस्टोरिंग वाला फोर्स भी अपना बढ़ाता जा रहा है, और आप बोल सकते हैं कि ये बॉडी फाइनली आते आते, और फाइनली ये जो बॉडी इसके डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा था, तो ये वाला बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रुक जाएगा, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम पे ये इसको डिफॉर्म करते करते फाइनली यहाँ पर रुक जाएगा। और जब ये यहाँ पे रुकता है तो ये भी CM फ्रेम से रुक जाएगा, बिकॉज हमें पता है CM फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम है, एक बॉडी रुक रहा है तो दूसरे बॉडी को भी रुकना पड़ेगा। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये दोनों बॉडी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म किए, डिफॉर्म करते करते रुक गए, डिफॉर्म करते करते सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे रुक गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफॉर्म जब हुए ये बॉडी, तो जब ये रुक गए फाइनली, तो ये जो प्रोसेस हुआ ये डिफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ। तो इस प्रोसेस में अगर आप एक बॉल को ध्यान से देखो तो इसकी मोमेंटम चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बिकॉज ये ब्लॉक सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, ये जो ब्लॉक था, मान लेते हैं ये दो ब्लॉक, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये म्यू इंटू वी रिलेटिव से चल रहा था, इसका मोमेंटम ऐसा था, और फाइनली जब ये डिफॉर्म हुआ तो उस वक्त इसकी मोमेंटम जीरो हो गई। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इसकी म्यू इंटू वी रिलेटिव, म्यू और से इसकी मोमेंटम जीरो हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें इम्पल्स लगा होगा तभी इसकी मोमेंटम चेंज हो सकती है।
तो ये जो इम्पल्स लग रहा है इस बॉल पे, जिससे कि इसका वेलोसिटी म्यू इनटू वी रिलेटिव से, नॉट वेलोसिटी, इसकी मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पे म्यू इनटू वी आर से जीरो हो जाती है, इसी पर्टिकुलर इम्पल्स को हम इम्पल्स ऑफ डेफॉर्मेशन बोलते हैं। तो क्या सर ये इम्पल्स ऑफ डेफॉर्मेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही देखा जाता है? तो बात ऐसी है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखो या फिर ग्राउंड फ्रेम से देखो, इम्पल्स की वैल्यू सेम होने वाली है, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, तो इस फ्रेम में जो भी फोर्स दिखेगा वही ग्राउंड फ्रेम पे दिखने वाला है। तो ये जो इम्पल्स ऑफ डेफॉर्मेशन लिख रहे हैं, एक्चुअल में वो इम्पल्स हम लिख सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से भी इम्पल्स वही जनरेट होने वाला है। तो ये चीजों को आसान करने के लिए, तो अगर मैं इम्पल्स ऑफ डेफॉर्मेशन की बात करूं तो ये होगा म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव, और फाइनली क्या हो गया है, जीरो, जीरो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव। अच्छा, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, अगर मैंने इसके इनिशियल इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ली थी तो ये जो इम्पल्स आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस ब्लॉक पे, इस बॉल पे इम्पल्स का डायरेक्शन, डेफॉर्मेशन का इम्पल्स ऐसा है। और ये इम्पल्स कौन से फोर्स ने क्रिएट किया है? नॉर्मल रिएक्शन ने किया। आई थिंक आप चीजों को समझ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन ने किया है इस बॉल पे इम्पल्स को क्रिएट। और अगर दूसरी बात करें तो इस बॉल पे भी क्या हुआ, ये भी किस इम्पल्स से चल रहा था, दूसरी डायरेक्शन में, म्यू इनटू वी रिलेटिव। और फाइनली सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जब ये रुक रहा है तो इसकी भी इम्पल्स जीरो हो गई है, तो इसमें भी इक्वल इम्पल्स इस डायरेक्शन पे लगा है, विच इज प्लस हो जाने वाला है इस केस में, because final momentum is zero or initial momentum was initially mu into v relative, so that was impulse of deformation on this other box या फिर other block, और इसकी वैल्यू है mu times of v relative towards right। आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इम्पल्स क्या लग रहा है। और ये इम्पल्स अब आगे क्या होने वाला है, ये बात मेरी ध्यान से आप सुनेंगे। तो आगे, अच्छा, ये v रिलेटिव क्या है? ये v रिलेटिव वही है ना आपका u1 माइनस u2, जिस स्पीड से ये दोनों अप्रोच कर रहे थे। ये बिकॉज u1 जो v रिलेटिव लिखते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया है ग्राउंड से लिखते हैं, तो आपको v1 प्लस u1 प्लस u2 या फिर v1c प्लस v2c ऐसा कुछ लिखना नहीं है। v रिलेटिव वाज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, या फिर टू विद रिस्पेक्ट टू वन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, तो ऐसा कुछ लिखना चाहिए u1 माइनस u। तो ये इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है। इसी तरह जब ये टकरा गए, अब इसके बाद वापस से अपने शेप को रिफॉर्म करेंगे, तो ये इसको बाहर प्रेस करेगा, इसको, ये इससे, बिकॉज ये दब चुका है, ये भी दब चुका है, तो ये इससे बाहर पुश करेगा, ये जो राइट वाला है ये लेफ्ट वाले को इस साइड आप लेफ्ट में पुश करेगा, और राइट वाले हैंड पे जो बॉल है इसको लेफ्ट वाला बॉल राइट पुश करेगा। तो अब ये अपने शेप को वापस से रीगेन करेंगे और किसी वेलोसिटी से फिर से सेपरेट होना चाहेंगे। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर देखें तो ये जिस वेलोसिटी से सेपरेट होंगे, तो अब क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन इनका केस कहां से शुरू हुआ, जीरो मोमेंटम से। और जब ये बिल्कुल सेपरेट होने वाले हैं, जब दोनों का कंप्रेशन डिफॉर्मेशन जो भी था, जब ये बिल्कुल सेपरेट होने वाले हैं, तो इसकी मोमेंटम फिर से सेंटर ऑफ मास फ्रेम से म्यू इनटू वी रिलेटिव फाइनल हो गया। वी रिलेटिव जरूरी नहीं है इक्वल, और इसकी भी मोमेंटम क्या हो जाएगी, ये मोमेंटम लिख रहा हूँ, इनिशियली मोमेंटम जीरो था सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, और फाइनल इसका मोमेंटम म्यू इनटू वी रिलेटिव फाइनल हो गया। अच्छा, किस डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया, लेफ्ट की डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। बार बार मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रेस्ट पे था, इसके पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, म्यू इनटू वी रिलेटिव विद वी रिलेटिव फाइनल इस डायरेक्शन में, दिस इज पी एफ, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉल। तो अगर, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, तो ये म्यू आर एफ क्या है, ये म्यू आर एफ होगा जिस स्पीड से ये सेपरेट हो रहे हैं। तो ये मान लो v1 से जाने लगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, सॉरी ग्राउंड फ्रेम से, रियली सॉरी, बिकॉज हमें म्यू आर एफ जो लिखते हैं वो ग्राउंड फ्रेम से लिखते हैं। तो मान लो टकराने के बाद जब ये दोनों टकराए, तो ग्राउंड फ्रेम से मैं क्या मान रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन ये v1 से चलने लगा और ये v2 से चलने लगा, तो ग्राउंड फ्रेम से v रिलेटिव क्या लगूंगा मैं, v1 माइनस v2।
तो यहाँ पर V रिलेटिव फाइनल जो है ये V1 माइनस V2 है, ये V1 माइनस V2 है। तो ये जब बाहर की तरफ सेपरेट होना चाह रहा है तो अब इनका मोमेंटम कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो अगर इफ न्यू टाइम्स ऑफ वी आर फाइनल, अगर ये इक्वल हो जाए न्यू टाइम्स ऑफ वी आर जो कि इनिशियल वाला था, मतलब ये जो V1 माइनस V2 है अगर ये U1 माइनस U2 के इक्वल हो जाए तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, नो लॉस। ऐसा क्यों? बिकॉज सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। यार कोलिजन के वक्त सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ये टर्म तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर म्यू इंटू वी रिलेटिव की वैल्यू नहीं चेंज होती है, म्यू इंटू वी रिलेटिव बिकॉज म्यू भी कांस्टेंट है, तो वी रिलेटिव भी अगर सेम हो जाता है जस्ट बिफोर मतलब आफ्टर जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, अगर वी रिलेटिव दोनों की सेम हो जाती है मतलब डिफॉर्म रिफॉर्म होने के बाद जब वो सेपरेट होंगे तो सेपरेशन के वक्त भी अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। और हम बोलेंगे कि ये कोलिजन पे, इस पर्टिकुलर कोलिजन पे V1 माइनस V2 और U1 माइनस U2 इक्वल है। और हम बोलते हैं कि यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी का अगर ऐसा है तो ऐसे कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। और हम यहाँ पर पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है। बाकी और भी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होती नहीं है। बिकॉज अगर ये कोलिजन पे हमेशा याद रखना है कि हम जो कोलिजन पढ़ रहे हैं उसमें सेपरेशन की जो वेलोसिटी है वो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। बिकॉज वो तब हो सकता है जैसे जब इंस्टेंटेनियस कोई और एनर्जी मिले, जैसे कोई बॉम्ब है तो टकराए और कुछ इनके बीच में रिएक्शन और ये फट गए तो उस केस में केमिकल एनर्जी भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड हुआ तो उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि फाइनल वाली एनर्जी बढ़ जाएगी ना उस केस में, बिकॉज ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है। तो अगर ये वी रिलेटिव बाद वाला बड़ा हो गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये तभी पॉसिबल है जब बाहर से कोई तीसरा एनर्जी दे रहा है। तो नॉर्मल हम जब कोलिजन पढ़ेंगे तो V1 माइनस V2 कभी भी U1 माइनस U2 से बड़ा होगा नहीं, या तो ये इक्वल होगा या तो हमेशा छोटा होगा U1 माइनस U2। तो सॉरी V1 माइनस V2 या तो हमेशा या तो इक्वल होगा या तो फिर छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर इक्वल हो जाता है तो ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं और यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर पाते हो। अगर आपको वीडियो अभी तक चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार आप रिपीट थोड़ा सा पीछे बैक कर सकते हैं और एक बार चीजों को फिर से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ई है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। तो ये आप कैंसिल करते हो और इसी को आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे ही तो फॉर्मूला अपन याद करते हैं, बट एक्चुअल इसका जो थ्योरी है वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर ये चीज समझ में आ गया है तो बहुत आसानी से आप आगे की चीजों को डील कर सकते हैं। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये था। और आपको एक चीज मैं फिर से बता दूं कि ग्राउंड फ्रेम से जो इम्पल्स है हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इम्पल्स लगा रहे हैं, बट जो ग्राउंड फ्रेम से इम्पल्स है वही सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इम्पल्स है, बिकॉज जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है वो एक इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, वो एक इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो गई होंगी तो आप एक बार फिर से जाइए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा रहा हूँ और आप एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर कोशिश करें कि आपको ये समझ में आया है या नहीं, अब ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं। बहुत आसान हो गया होगा अब आपके लिए। ओके ओके। सो एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, आप ध्यान से देखेंगे कि एक बॉल को ध्यान से देखते हैं।
इस पे नॉर्मल किस डायरेक्शन पे लगना शुरू हुआ था, इस डायरेक्शन पे। एंड फाइनली जब ये डिफॉर्म हो गया और जब ये बाहर जा रहा है तब भी इस पे नॉर्मल किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में। बिकॉज अब ये वाला बॉल जो है ये खुलना चाह रहा है ना, जिसके बगल में बॉल है ये अब खुलना चाह रहा है, अपने शेप को वापस से रीगेन करना चाह रहा है, तो इसको ऐसा ही पुश कर रहा है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन इनटू द एंटायर मोशन ऑफ द कोलिजन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर नेट इम्पल्स की बात करें ड्यूरिंग द एंटायर कोलिजन, तो वो क्या होने वाला है, अगर इसकी बात करें तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो कि क्या होने वाली है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी वो होने वाली है म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव फाइनल। एंड व्हाट इज वी रिलेटिव फाइनल, ई टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव इनिशियल वाला। ये फाइनल मोमेंटम है इस बॉल का, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें तो वो था म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव। तो ओवरऑल अगर चेंज लिखना है तो म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव, और हमें पता है कि सीएम फ्रेम में हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, पहले दोनों इधर आए फिर इधर जाना शुरू किए, पहले इधर आए डिफॉर्म हुए फिर इधर जाने शुरू हुए, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं इससे पॉजिटिव मान लेता हूँ तो, या फिर इसे नेगेटिव मान लेता हूँ, या फिर इसे पॉजिटिव मान लेता हूँ लेफ्ट वाली डायरेक्शन, तो इसे मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा, मुझे इसे नेगेटिव मानना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम लिखूंगा मैं वो लिखूंगा म्यू इंटू ई टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव, ये वी रिलेटिव इनिशियल वाला है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। तो जे नेट जो बनेगा उसे मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ वी रिलेटिव इनिशियल वाला प्लस वन प्लस, दिस इज नेट इम्पल्स, और इसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन पे है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आप किसी भी बॉडी पर लगने वाला ग्राउंड फ्रेम से इम्पल्स निकाल लियो, तो अब उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से इसी इम्पल्स के थ्रू निकाल सकते हो। बिकॉज ग्राउंड फ्रेम से उसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, तो माइनस m इंटू u1 थी, और ये आपने इम्पल्स निकाल लिया है, तो यहाँ से आप u1 u2 इजीली निकाल सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो सोल्यूशन वाले पार्ट पर आ जाते हैं, और इस सोल्यूशन को देखते हैं कि इस पे हमने क्या किया है। ओके, सो आप देख सकते हो हमने क्या किया, जब डिफॉर्म होना शुरू हुआ तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ए का मोमेंटम कैसे चेंज हुआ। पहले सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मान लो ये ऐसा चल रहा था, और फाइनली डिफॉर्म होते वक्त ये रुक गया है। तो राइट को अगर मैं प्लस मान लूं, राइट वाली डायरेक्शन को प्लस मान लूं, यहाँ पे प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो थोड़ा सा बस इसमें केयरफुल रहना है। तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, इनिशियल वाला मोमेंटम था म्यू इनटू वी रिलेटिव, और ग्राउंड से इन दोनों ब्लॉक्स का वी रिलेटिव क्या था 4.5, बिकॉज ये ग्राउंड से 4 से इधर जा रहा था और ये 0.5 से इधर जा रहा था, तो ये मैंने कुछ लिख लिया, तो ये इम्पल्स है ग्राउंड से। और ये इम्पल्स कैसे निकाला जा सकता है, इस ग्राफ के एरिया से, बिकॉज हमें पता है इंटीग्रल एफ डॉट डी टी इज इम्पल्स। तो यहाँ से अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ तक ये जो सेकंड पार्ट हमारा ओवरऑल बन रहा है, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक की तो डिफॉर्मेशन हुआ है, तो इसके बाद फिर से इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम होने लग रहा है, मतलब ये डिफर अब फिर से थोड़े कम कंप्रेस हो चुके हैं, तो आप समझ रहे होंगे डिफॉर्मेशन इस 150 तक ही हुआ है। तो बस यहाँ तक का एरिया निकाल सकते हैं, अगर इस ग्राफ का एरिया निकाल लें तो फिर मुझे ये भी इम्पल्स देने वाला है। तो ऐसा ही कुछ सोचते हुए हमने यहाँ पर कोशिश किया करने को, तो एरिया निकाले, तो उस टाइम की वैल्यू को t मान लिया, और 150 उसका हाइट है, तो इस तरह से, और इस वाले इम्पल्स से इक्वेट किए, तो टाइम की वैल्यू 0.2 आ गई। अब ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाता है, आई थिंक आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाते हैं, इस पे क्या हो रहा है, सेकेंड वाले बॉडी पर इम्पल्स देखना चाह रहे हैं, तो हमें पता है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ये मिलके ई होता है। तो अगर मुझे रिफॉर्मेशन के इम्पल्स चाहिए तो उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि अगर इस ग्राफ को देखें, इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें, तो यहाँ पर इस ग्राफ में जिस स्पीड से ये अप्रोच कर रहे थे उससे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ई की वैल्यू 1 नहीं दिख रही है, और
आप देख सकते हो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं तो रिफॉर्मेशन का मुझे क्या बोल सकते हैं इम्पल्स मिल जाने वाला है, और जैसे रिफॉर्मेशन इम्पल्स मिल जाता है तो आप इजीली यहाँ से क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो, ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी दोनों के रेशियो से। तो मैंने इसको जब एरिया निकाला तो ये 7.5 कुछ आ गया, और मैंने दोनों को ई की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर दी। ये चीजें एक बार पढ़ने में आई थिंक थोड़ी सी टफ हो सकती है, 2 बार वीडियोस देखें, बट इसको जरूर अच्छा करके जाए इस वीडियो के बाद, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कोलिजन की चीजों को बहुत आसान कर देगा। जो आप दो दो इक्वेशन, तीन तीन इक्वेशन के साथ चीजों को डील करते हैं, एक इक्वेशन में आपकी चीजों को ये आसान करने वाला है। अब लास्ट आ जाते हैं वेलोसिटी पे। ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जैसे कि मैंने ये इम्पल्स के लिए एक फॉर्मूला बताया। अब ये फॉर्मूला नहीं है यार, मैं इसको फॉर्मूला बोल के इसकी अहमियत मत कम कर दो। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमने कैसे सोचा है, आप ये समझ के होगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पहले ये ऐसा जा रहा था, बाद में ऐसा जा रहा है। तो यस ऑब्वियस है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो पहले जो नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है। तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें तो मैंने इम्पल्स की वैल्यू निकाली। अच्छा, पहले वाले ब्लॉक में इम्पल्स लेफ्ट डायरेक्शन पे लग रहा है, और अगर अब मैं ग्राउंड फ्रेम पे उतर गया हूँ, अब मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम पे उतर गया हूँ, आप ध्यान से चीजों को देखेंगे। मैं इम्पल्स इस पे कैलकुलेट कर लिया, इम्पल्स की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई उसी फॉर्मूले के थ्रू। और अब मैं ग्राउंड फ्रेम से चीजों की वेलोसिटी लिखना चाह रहा हूँ, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम से जो इम्पल्स है वही सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इम्पल्स है। तो मैंने मान लिया कि ये ग्राउंड फ्रेम से u1 से चल रहा था, और आफ्टर कोलिजन इसी डायरेक्शन में v1 हो गया, मेरा अजम्पशन है राइट की तरफ है। तो उस हिसाब से मैंने चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम को इम्पल्स से इक्वेट किया। तो 5 × v1 -5 × 4, जो कि इनिशियल मोमेंटम था, ये फाइनल मोमेंटम है ग्राउंड फ्रेम से। और इम्पल्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है नेगेटिव साइड में, तो -22.5, ये 45/2 आया था। तो यहाँ से मैंने v1 को कैलकुलेट किया तो मुझे -0.5 टुवर्ड्स लेफ्ट आया, जो कि मेरे ऑप्शन के साथ आई थिंक मैच नहीं कर रहा था। तो पहले दो ऑप्शंस तो मैच कर गए थे, 0.2, सेकंड वाला भी ऑप्शन मैच कर गया था। थर्ड वाला ओरिजिनल डायरेक्शन पे लिखा हुआ है, बट यस हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसने अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के पे भी ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स किया है, इसलिए सी ऑप्शन गलत होता है। एंड लास्ट इसी तरह फोर्थ वाले बॉडी को अगर सोचें तो स्पेस सामने की तरफ 45/2, 45/2 का इम्पल्स सेम लगेगा, बिकॉज 45/2 JR इस बॉक्स पे जो इम्पल्स लग रहा है वो लिखना चाह रहे हैं। हमें पता है ना, दोनों बॉक्स पे इम्पल्स की वैल्यू तो सेम ही आई होगी। जो इस बॉक्स पे इम्पल्स लगा है वो इस बॉक्स पे भी इम्पल्स लगा होगा, बिकॉज ओवरऑल दोनों का सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मोमेंटम का चेंज एक जैसा है। दोनों जिस मोमेंटम से आए थे फाइनली दूसरे डायरेक्शन में मोमेंटम की तो शिफ्ट चेंज की है ना डायरेक्शन। पहले ये लेफ्ट था, अब ये राइट था, पहले ये राइट था, अब ये लेफ्ट है। पर दोनों का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो सेम है, तो दोनों का इम्पल्स भी सेम आया होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से भी सेम आया होगा। तो मैंने अब क्या मान लिया है, इनिशियली ये u1 u2 से चल रहा था, फाइनली v2 से चलने लगा। तो इस हिसाब से फाइनल मोमेंटम इसका है -m × v2, इनिशियल मोमेंटम है +m × u2। प्लस क्यू, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। मैंने लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, राइट को पॉजिटिव माना है, तो इस बार इम्पल्स को पॉजिटिव में लिखा है मैंने 22.5। और यहाँ से फिर मैंने कुछ डिवाइड वगैरह मास से डिवाइड कर दिया, ये सारी वेलोसिटीज ग्राउंड से लिखे हैं। तो जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो -1.75 आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है, टूवर्ड्स राइट, जैसे कि हमने टूवर्ड्स राइट क्यों, बिकॉज हमने लेफ्ट अज्यूम किया था और आंसर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन माना था वो गलत अज्यूम किया था। सो ये एक बढ़िया सा सवाल था, बहुत कुछ सोचने लायक था। और ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा, तभी बनेगा जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। और आप जज कर सकते हैं कि बहुत हाई फाई सवाल है क्या, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है क्या। नहीं, बिल्कुल कंसेप्चुअल सवाल है। जो आउटडेटेड लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि यस ये सारी क्वेश्चंस खराब हैं या फिर रेलेवेंट नहीं है, ये कुछ ये रैंक डिसाइडर तो हैं, चलो मैं मान लिया रैंक डिसाइडर है, बट 5% क्वेश्चन को टफ वगैरह, जो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि तो उस हिसाब से आपको थोड़ा अपना प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। अच्छी बुक है, किसी अच्छे गाइडेंस के साथ आप इसके क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। खुद से टाइम खराब ना करें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हमारे कोर्स में इस बुक से जो कुछ भी निकाला जा सकता है हम उसको निकाल के आपको देने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।
आज के वीडियो में इतना ही कुछ, अगले वीडियो पे मिलते हैं।